22 अक्टूबर 2004 को डाइवर डेव शॉ बोज़मैन गॉट सिंक होल की धुंधली गहराइयों में उतरे, जिसे बुशमैन्स होल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत पिछले डाइविंग रिकॉर्ड्स तोड़ने के लक्ष्य के साथ की। उन्होंने 270 मीटर की गहराई में जाने का निर्णय लिया और इन 4 रिकॉर्ड्स को तोड़ने में सफल रहे। डेप्थ ऑन अ रीब्रीदर, डेप्थ इन अ केव ऑन अ रीब्रीदर, डेप्थ एट एल्टीट्यूड ऑन अ रीब्रीदर और डेप्थ रनिंग ऑन अ लाइन। शॉ की डाइव लगभग 10 घंटे तक चली। कुल समय था 9 घंटे और 40 मिनट। अपने नए हासिल किए गए सम्मान से संतुष्ट होकर शॉ ने सतह पर लौटने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर उठना शुरू किया, उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। डियोन ड्रायर की लाश। बुशमैन सिंक होल एक नेचुरल सिंक होल है जो माउंट कैरमल फार्म में स्थित है। इसे पहली बार 1977 में शौकिया गोताखोर माइक राथबॉर्न ने खोजा था। यह गुफा लगभग पूरी तरह मीठे पानी से भरी हुई है, जिसे 30 लाख साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। अक्सर इसकी सतह हरी डकवीट की परत से ढकी रहती है। इसकी गहराई लगभग 283 मीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे गहरी फ्रेश वाटर केव्स में से एक बनाती है। केव में जाने के लिए आपको एक चट्टान से नीचे पानी की तरफ उतरना पड़ता है। यह इसका एक ही दरवाजा है, लेकिन इसे पहली नजर में आप पहचान नहीं पाएंगे। सतह से लगभग 20 मीटर नीचे गुफा अचानक एक असीमित मुख्य कक्ष में खुल जाती है, जो आंखों की पहुंच से कहीं आगे तक फैली हुई है। गुफा बिल्कुल अंधेरी है, इतनी अंधेरी कि किसी भी प्रकार की रोशनी जिसे आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें, वह इस अंधकार में समा जाती है। डियोन ड्रायर एक दक्षिण अफ्रीकी गोताखोर थे, जिन्होंने 1994 तक अपने करियर में 200 से थोड़ी अधिक रिक्रिएशनल डाइव्स की थी। वह एक डेयर डेविल थे जिन्हें एडवेंचर का शौक था। जब उन्हें साउथ अफ्रीका कैव डाइविंग एसोसिएशन (SSEDA) के कुछ गोताखोरों के साथ बशमैन की खोजबीन में छुट्टियों के दौरान शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। योजना बनाई गई थी कि वे लगभग 150 मीटर की गहराई तक उतरेंगे और तारीख तय कर दी गई। लेकिन अचानक डाइव से 2 हफ्ते पहले ड्रायर के दादा का इंतकाल हो गया। सर्विस के बाद ड्रायर अपनी फैमिली के साथ कैंप फायर के पास बैठा बातें कर रहा था। ड्रायर के पिता ने वहां एक बात बोली जो ड्रायर के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। उन्होंने कहा, अगर मुझे यह चुनने का मौका मिले कि जीवन से कैसे जाना है, तो मैं डाइविंग करते हुए जाना चाहूंगा। 17 दिसंबर 1994 को ड्रेयर और उनके साथी गोताखोर बुशमैन्स होल के अंदर एक प्रैक्टिस डाइव पर निकले। न्यूनो गोमेज ने एक टीम तैयार की थी और एक टेक्निकल डीप डाइव के लिए कंडीशंस एस्टैब्लिश की थी, जो उस हफ्ते के आखिरी दिनों में स्केड्यूल की गई थी। पूरी टीम केव में उतरी और हालात का जायजा लिया और फिर वे रेडी होने लगे। सब कुछ ठीक था, बस एक मसला था, डियोन गायब था। टीम ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए सतह पर लौटना पड़ा। 20 वर्षीय डायन ड्रेयर अब नहीं था। उसके बाद से पूरी टीम इस बात पर सहमत रही कि उन्हें विश्वास है डायन सतह से लगभग 50 मीटर पहले असेंट के दौरान गायब हुआ। सब इस बात पर एग्री थे कि या तो वह बेहोश हो गया है या फिर इतनी गहराई में तेजी से सांस लेने की वजह से वह हाइपरकैप्निया का शिकार हो गया है। 2 हफ्ते बाद ड्रायर को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उनके पिता थियो ने एक सबमरीन किराए पर ली और ड्रायर को ढूंढना शुरू किया। जब सबमरीन नीचे गई तो काफी समय तक उन्हें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन आखिरकार उन्हें ऐसी चीज मिली जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, ड्रेयर का डाइव हेलमेट। हालांकि उसका शरीर अब भी लापता था। यहीं से हम 28 अक्टूबर 2004 पर लौटते हैं। डेविड जॉन शॉ एक ऑस्ट्रेलियन पायलट थे और एक पैशनेट स्कूबा डाइवर भी थे। उम्र बढ़ने के साथ शॉ का झुकाव डीप डाइविंग की ओर और बढ़ता गया, लेकिन इस डाइव में उन्होंने जो देखा उसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। बदनाम डायन ड्रेयर शॉ को उसका वेट सूट और अंदर हड्डियों का एक ढेर मिला। उन्होंने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह स्लीट में दब चुका था। कुछ और कोशिशों के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास इस प्रयास को जारी रखने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। वह सतह पर लौट आए, हमेशा के लिए बदल चुके उस दृश्य को देखकर। उनके करीबी दोस्त डॉन शर्ली कहते हैं कि इस मुलाकात के बाद शॉ लगभग एक जुनूनी इंसान बन गए थे। उन्होंने इसे एक मिशन की तरह देखा, मानो उनका कार्य ही यह हो कि उस शरीर को वापस लाना है। शर्ली के अनुसार दोनों दोस्तों ने डायन ड्रेयर के माता पिता से संपर्क किया और उन्हें शॉ की खोज के बारे में बताया। शॉ ने ड्रेयर परिवार से वादा किया कि वह उनके बेटे का शव वापस लाएंगे। अगले 3 हफ्तों में शॉ और शर्ली ने रिकवरी प्लान तैयार करना शुरू किया। उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें अनुभवी सपोर्ट डाइवर्स शामिल थे, जिनका काम था अलग अलग गहराइयों पर जाकर शॉ की स्थिति देखना जब वह ऊपर आ रहे हों। प्लान बहुत सिंपल था।
सतह पर सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करना, ड्रेयर की लाश ढूंढना, उसे बॉडी बैग में डालना और फिर सतह पर ले आना। लेकिन सवाल था, आखिर इसमें क्या गलत हो सकता था? 8 जनवरी 2005 को शॉ, शर्ली और बाकी टीम सुबह लगभग 6 बजे सिंकहोल पर पहुंचे। बाहर अब भी घोर अंधेरा था और ठंडी सर्दियों की हवा चल रही थी। टीम ने अपना गियर पहना और मिशन के लिए तैयारी की। शॉ ने घटनाओं को डॉक्यूमेंट करने के लिए अपने शरीर पर एक अंडर वाटर कैमरा लगाया। सिर्फ 10 मिनट से भी कम समय में शॉ सतह से लगभग 270 फीट नीचे उतर चुके थे और उन्होंने शव को ढूंढ लिया। उन्होंने बॉडी टैग लगाया और शव को अंदर फिट करने की कोशिश शुरू की, लेकिन तभी शव तैरने लगा। यह इसलिए हुआ क्योंकि ड्रेयर का शव एडिपोसर में बदल चुका था, एक साबुन जैसी सब्सटेंस जिसे एडिपोज भी कहा जाता है। यह एक क्रम्बली, वैक्सी, वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल है जो मुख्य रूप से सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है। क्योंकि शॉ दोनों हाथों से काम कर रहे थे, उन्हें अपनी टॉर्च गुफा की जमीन पर रखनी पड़ी। यह लाइट एक भारी बैटरी कैनिस्टर से एक तार के माध्यम से जुड़ी हुई थी, जिसे आमतौर पर गोताखोर अपनी कमर पर पहनते हैं। सामान्यतः शॉ तार को अपनी गर्दन के पीछे रखते थे, लेकिन इस बार एक जजमेंट लैप्स में उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब कोई डाइवर डिस्ट्रेस में होता है तो वह अपनी टॉर्च लहराकर अपने डाइव सपोर्टर्स को संकेत देता है कि उसे मदद की जरूरत है। इसलिए जब डॉन शर्ली शॉ के प्रस्थान के 14 मिनट बाद उतरे तो उन्हें उम्मीद थी कि शॉ की कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूमती दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे वह और नीचे तैरते गए, उन्हें केवल एक बीम दिखी जो स्थिर स्थिति में थी, बिना किसी हलचल के। कुछ गड़बड़ थी। शर्ली उस गहराई से भी नीचे उतर गए जिसकी उन्होंने शुरुआत में उम्मीद नहीं की थी, सतह से लगभग 800 फीट नीचे। जैसे ही वह और आगे तैरते गए, उन्हें एक तेज धमाका सुनाई दिया। उनका ब्रीदिंग अपैरेटस टूट चुका था। शर्ली जानते थे कि उन्हें केवल गैस मिश्रण में ज्यादा ऑक्सीजन पंप करनी है, लेकिन उस गहराई पर ऑक्सीजन मिलाना उनकी जान को ही जोखिम में डाल देता। उन्हें पता था कि अब सतह पर लौटना ही एकमात्र विकल्प है। शॉ की मौजूदा स्थिति के बारे में कुछ भी न जानते हुए उन्होंने ऊपर उठना शुरू किया, लेकिन उनके कान में हीलियम बबल बनने के कारण वह बेहोश हो गए। वह होश और बेहोशी के बीच झूलते रहे, यह जाने बिना कि ऊपर कौन सा रास्ता है और नीचे कौन सा। आखिरकार शर्ली को एक सपोर्ट डाइवर ने ढूंढ लिया और उसे सतह पर वापस लाया गया। बाकी टीम ने उसकी सेहत का ध्यान रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह जिंदा बाहर निकल आए। लेकिन शर्ली के मन में केवल एक ही सवाल था, डेव शॉ कहाँ थे? मिशन के 3 दिन बाद डाइव टीम खोए हुए उपकरण को वापस लाने के लिए दोबारा पानी में उतरी और ऐसा करते हुए उन्होंने न केवल डाइन ड्रेयर को पाया बल्कि डेव शॉ को भी। जब शॉ के शव की जांच की गई तो माना गया कि बॉडी बैग की रस्सियां टॉर्च में उलझ गई थीं और खुद को मुक्त करने के लिए शॉ द्वारा किए गए शारीरिक प्रयास ने ही उनकी मौत का कारण बना। शॉ तब मरे जब वह एक ऐसे परिवार को क्लोजर देने की कोशिश कर रहे थे जो अपने बच्चे के शव को देखने की उम्मीद खो चुका था। शॉ और डाइन ड्रेयर दोनों की मौत उसी काम को करते हुए हुई जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और अगर मौका मिलता तो वे यह सब फिर से करते।